ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग-रोधक सीमेंट। दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है BBC ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस कीजिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार, क्या अमेरिका बना रहा है पाकिस्तान से दूरियां, दोनों के बीच किस तरह बदल रहे हैं रिश्ते। ब्रिटेन में बुद्धिजीवियों का एक गुट कर रहा है मोदी का विरोध, तो समर्थन में भी उतरे कई बड़े नाम। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे, दफा ऐसे अल्फाज भी आ रहे हैं जो गालियों से भी मुंसलिक। सुनता हूं मशहूर गजल गायक गुलाम अली से खास मुलाकात। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। एक वक्त था जब अमेरिका पाकिस्तान को एक काफी अहम सहयोगी मानता था, लेकिन जैसे जैसे अमरीकी फौज की अफगानिस्तान से वापसी की तारीख करीब आती जा रही है, जानकार मानते हैं अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ रवैया भी बदल रहा है। पाकिस्तान को आर्थिक मदद में भी कटौती की बात हो रही है। क्या पाकिस्तान में अमेरिका की दिलचस्पी कम हो रही है? वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय की रिपोर्ट। साल डेढ़ साल पहले तक अमेरिका से अक्सर इस तरह के बयान सुनाई देते थे। The Haqqani Network, for one, acts as a veritable arm of Pakistan's internal services intelligence agency. इन दिनों पाकिस्तान का जिक्र कम होता है। क्या नवाज शरीफ हुकूमत के साथ रिश्ते इतने बेहतर हो गए हैं कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं रही, या फिर अमेरिका फिर से मुंह फेरने की तैयारी में है? जब पाकिस्तान पर ज्यादा तनकीद की जाती थी तो वो इस उम्मीद पर की जाती थी कि हम तनकीद करेंगे तो पाकिस्तान उसके रद्द-ए-अमल में बदलेगा। मेरा ये ख्याल है कि अब हम उस मरहले पे आ गए हैं जहां जिसको अंग्रेजी में इंडिफरेंस कहते हैं। प्रशासन के अधिकारी ऊर्जा, व्यापार, आतंकवाद पर मदद करने की बात तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस जिसके हाथ में खजाने की चाबी है, खामोश नजर आती है। अब एक भारी अक्सरियत अमरीकियों की पाकिस्तान को अमेरिका का दोस्त नहीं समझती। जब मैं सफीर था तो ये बात बार बार कहता था कि हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए क्योंकि इसका नुकसान होगा पाकिस्तान को। मेरा ख्याल है कि अब वो जो खतरे की घंटियां हम बजाते थे वो खतरा आ गया है, और कांग्रेस में बहुत मुश्किल होगा किसी भी इंतजामिया का ये कहना कि आप $1.5 अरब सालाना पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर मंजूर करें। इसके अलावा जिस कैरी लुगर बर्मन बिल के तहत पाकिस्तान को हर साल $1.5 अरब आर्थिक मदद देना तय हुआ था, उसकी हिमायत करने वालों में से कोई अब कांग्रेस में नहीं है। विदेश विभाग ने मौजूदा बजट में पाकिस्तान के लिए कांग्रेस से जितनी रकम की मांग की है वो पिछले साल से भी कम है। उस रकम को मंजूर करने के लिए भी कांग्रेस की शर्तों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। सेनेटर अब पाकिस्तान पॉलिसी के बारे में नहीं, सीरिया, ईरान और यूक्रेन के बारे में बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान से मुंह तो नहीं फेरेगा, लेकिन कोशिश एक ऐसे रिश्ते की होगी जो न ठंडा हो न गर्म। अमेरिका को पाकिस्तान से वो सब नहीं मिल रहा है जो वो चाहता है। पाकिस्तान को भी अमेरिका से मन मुताबिक चीजें नहीं मिल रही। अगर अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को एक दूसरे से 40 से 60% भी मिल रहा है तो उसे सामान्य कामकाजी संबंध माना जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि वॉशिंगटन के इस बदलते मौसम को इस्लामाबाद एक नए मौके की तरह देखेगा या एक संकट की तरह। ब्रजेश उपाध्याय, BBC, वॉशिंगटन। इसी मुद्दे पर कुछ वक्त पहले हमने बात की दिल्ली में कूटनीतिक मामलों के जानकार सुशांत सरीन से, और जाना कि वो कैसे देखते हैं अमेरिका पाकिस्तान के संबंधों को।
2011 में जो वाकयात हुए, चाहे वो ओसामा वाला जो रेड था या फिर उसके बाद जो सलाला पर अटैक हुआ ट्राइबल एरियाज में जिसमें 26 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, उसके बाद जो एक कशीदगी आई थी पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में, वो काफी हद तक खत्म हो गई है। एक प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट उनका दोबारा शुरू हुआ है, लेकिन इसमें मुद्दा ये है कि क्या ये कोऑपरेशन तभी तक रहेगी जब तक अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, यानी कि इस साल के आखिर तक, और उसके बाद अमेरिका का रवैया बदल जाएगा। क्या अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर निर्भर रहेगा अगर वो अपने सैनिक अफगानिस्तान में रखता है? ये शायद 2015 में बात पता लगेगी। तो भारत और अमेरिका के संबंध पर क्या कुछ असर पड़ सकता है अगर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ये समीकरण और बदलते हैं? बिल्कुल, भारत और अमेरिका के जो रिश्ते पिछले कई सालों में डेवलप हुए, उसमें वो जो पुराना हाइफनेशन होता था कि इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका, वो मेरे ख्याल हाइफनेशन काफी हद तक हट गया था। अमेरिका ने ही हटाया था। ये अलग बात है कि भारत अभी तक उस हाइफनेशन से अपने आप को अलग नहीं कर पाया। मेरा मानना यह है कि अगर भारत को अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बनाने हैं तो उसको पाकिस्तान के स्पेक्ट्रम से नहीं बनाने चाहिए या अफगानिस्तान के स्पेक्ट्रम से नहीं बनाने चाहिए, वो अपने हिसाब से बनाने चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि हमारे अफगानिस्तान में इंटरेस्ट है, जो हमारे इंटरेस्ट है वो कुछ हद तक अमेरिका के साथ मेल खाते हैं और कुछ हद तक हमारे और अमेरिका के इंटरेस्ट जो हैं अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में भी उनमें एक डाइवर्जेंस है। लेकिन दो बड़े मुल्कों की तरह और दो अच्छे मित्रों की तरह हमको ये दोनों डाइवर्जेंसेस और कन्वर्जेंसेस को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान चीन के नजदीक रहा है, पर क्या अमेरिका से अगर कुछ दूरी बढ़ती है तो क्या चीन और पाकिस्तान के रिश्ते भी बदलेंगे? चीन में एक लिहाज से उनके साथ पाकिस्तान के रिश्ते तो बहुत अच्छे रहे हैं चीन के, लेकिन जिस तरह की मदद अमेरिका ने पाकिस्तान की है, चाहे वो आर्थिक हो या सैनिक मदद हो, वो चीन ने अभी तक उस लिहाज से नहीं की। ये जरूर है कि परमाणु हथियार और मिसाइलें दी हैं पाकिस्तान को, लेकिन चीन और अमेरिका की उस लिहाज से तुलना नहीं की जा सकती। चीन को एक बहुत बड़ा जो फिक्र है वो ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह के कट्टरपंथी गुट हैं, जो चीन में भी सक्रिय हैं, उसका चीन को काफी उनको एक बहुत बड़ा कंसर्न है और वो पाकिस्तान के साथ ये इशू रेस करते रहते हैं। ये थे कूटनीतिक मामलों के जानकार सुशांत सरीन। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, लंदन में भारतीय उच्चायोग के खिलाफ अप्रवासी भारतीयों ने शुरू की ऑनलाइन याचिका, कहा होता है खराब बर्ताव। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। जाने माने लेखक सलमान रश्दी ने हाल ही में कहा है कि अगर भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले तेज हो जाएंगे। रश्दी ही नहीं, ब्रिटेन में भी कई बुद्धिजीवी मोदी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका समर्थन करने वाले भी कम नहीं। क्यों बटी है बुद्धिजीवियों में नरेंद्र मोदी को लेकर राय, बता रहे हैं अमरीश द्विवेदी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सभाओं में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन भारत के बाहर बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों और कलाकारों का एक तबका सशंकित है। ऐसे ही कुछ लोगों ने बीते दिनों लंदन में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की संभावनाओं को लेकर चिंता जाहिर की। There is a history that needs to be accounted for. I'm talking, of course, about 2002 and earlier. इतिहास की जिम्मेदारियों से बचा नहीं जा सकता। मैं 2002 की बात कर रहा हूँ और उसके पहले की घटनाओं की भी। दूसरी बात ये कि हम आरएसएस के सांप्रदायिक विभाजन वाले इतिहास को जानते हैं जिससे मोदी जुड़े रहे हैं। इन बातों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इससे पहले ब्रिटेन के 75 बुद्धिजीवियों ने अपने हस्ताक्षर के साथ अखबार में एक चिट्ठी प्रकाशित करवाई थी। इसमें कहा गया था कि मोदी अगर भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो ये लोकतंत्र, देश की बहुलता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गंभीर चिंता की बात होगी। इन बुद्धिजीवियों का तर्क है कि गुजरात में मोदी के शासन का अनुभव सबको साथ लेकर चलने का नहीं रहा है और ये प्रजातांत्रिक परंपरा को कमजोर करने वाला ही साबित होगा।
लेकिन देश के बाहर बैठे बुद्धिजीवियों में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मोदी में एक नई संभावना नजर आ रही है, चाहे वो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर जगदीश भगवती हो या फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े रहे लॉर्ड मेघनाथ देसाई। मेरी तो ये राय है कि उस बात को छोड़ो और उसकी सब्सिक्वेंट करी को देखो, और ये भी देखो कि हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स के बारे में सिर्फ बीजेपी गिल्टी नहीं, सबके सब हमाम में नंगे हैं। लॉर्ड देसाई का यह भी कहना है कि अगर अदालत मोदी को दोषी ठहराती है तो वो सजा के हकदार होंगे, लेकिन उससे पहले केवल गुजरात दंगों के आधार पर मोदी के शासनकाल की अच्छी बातों को पूरी तरह खारिज कर उनका विरोध करते रहना ठीक नहीं। नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों के अपने तर्क हैं, साथ ही जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं उनकी भी अपनी वजह हैं। लेकिन 16 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि जनता क्या चाहती है और मोदी को कहां देखना चाहती है, सत्ता के शिखर पर या सत्ता से बाहर। अमरीश द्विवेदी, बीबीसी, लंदन। नाइजीरिया में एक हॉस्टल से 200 से ज्यादा लड़कियों को 4 हफ्ते पहले कट्टरपंथी संगठन बोको हराम ने अगवा किया था। इसके बाद इलाके से और लड़कियों के अपहरण और हिंसा की खबरें आ रही हैं। बड़ी संख्या में लोग लड़कियों को छुड़वाने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये नाम है उन 200 से ज्यादा छात्राओं के जिन्हें नाइजीरिया में कट्टरपंथी संगठन बोको हराम ने करीब 4 हफ्ते पहले अगवा किया था। इसके बाद इस वीडियो में बोको हराम नेता ने कहा कि वो लड़कियों को बेच देंगे और ये भी कहा कि लड़कियों को स्कूल में नहीं होना चाहिए था। बोको हराम का मतलब है पश्चिमी शिक्षा मना है। लड़कियों को अगवा करने की इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा हुई है। ये बेहद दुखद स्थिति है। चरमपंथी संगठन बोको हराम पिछले काफी वक्त से इलाके में खून खराबा फैला रहा है। हम नाइजीरियन अधिकारियों के साथ पहले से बातचीत करते रहे हैं, लेकिन शायद इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी एकजुट होकर बोको हराम के खिलाफ कदम उठा पाए। 2002 में बना बोको हराम नाइजीरिया में मौजूदा सरकार का तख्ता पलटकर उसे एक इस्लामिक देश बनाना चाहता है। लड़कियों को अगवा करने की ताजा घटना के बाद नाइजीरिया में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अगवा हुई लड़कियों के परिवार से बीबीसी ने बात की। जब से हमारे बच्चे अगवा हुए हैं, जिंदगी मुश्किल हो गई है। हम बिल्कुल नहीं सोते, बीमार पड़ रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है। इस घटना के बाद 8 और लड़कियों का अपहरण हुआ है। सरकार के रवैये और प्रतिक्रिया की काफी निंदा हो रही है। इन परिवारों की पीड़ा ने दुनिया भर में लोगों को झकझोर दिया है। बीबीसी रिपोर्ट। विदेश में रह रहे भारतीय उच्चायोग पर कई चीजों के लिए निर्भर रहते हैं, जैसे कि पासपोर्ट, प्रमाण पत्रों के अटेस्टेशन या फिर किसी इमरजेंसी में मदद चाहिए हो तो। लेकिन लंदन में कुछ भारतीय यहाँ के उच्चायोग से इतने नाराज हुए कि उन्होंने उसके खिलाफ ऑनलाइन याचिका शुरू कर दी। भारतीयों के साथ कूड़े जैसा बर्ताव बंद करो। इन कड़े शब्दों के साथ लंदन में भारतीय उच्चायोग के खिलाफ एक ऑनलाइन याचिका शुरू की गई है। इसमें उच्चायोग की वेबसाइट, काम करने के तरीके और कर्मचारियों के रवैये के खिलाफ भारतीय मूल के लोगों ने शिकायत की है। कई लोगों ने आरोप लगाया कि उच्चायोग में उनका अनुभव बेहद कड़वा था और अब 2500 से ज्यादा लोग इसे साइन कर चुके हैं। 6 बजे से लेकर 9:45 तक मैं क्यू में खड़ा रहता हूँ और मैंने देखा कि मेरे साथ प्रेग्नेंट वीमेन और लोग क्रचेस पे भी हैं, और जब अंदर जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि इंफॉर्मेशन जो हम लाए हैं, डॉक्यूमेंट्स हम लाए हैं, वो कम है क्योंकि उनके वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन है वो गलत है या फिर आधी अधूरी है। और जब ये हम प्रेजेंट करते हैं तो वो लोग बहुत एग्रेसिव और गुस्सा होते हैं, बोलते हैं कि कल आओ, परसों आओ, क्यों आए हो। अगर वो लोग ही हेल्प नहीं करेंगे तो कौन हेल्प करेगा हमको यहाँ पे। अगर इंडियन पासपोर्ट लेके मैं ब्रिटिश हाई कमीशन के पास तो नहीं जाऊंगा बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए। लंदन में भारतीय उच्चायोग विदेश में भारत के सबसे बड़े कूटनीतिक मिशन में से एक है। इस मामले पर बात करने के लिए हमने लंदन में भारतीय उच्चायोग को कई बार संपर्क किया, लेकिन उच्चायोग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्विटर पर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया है कि लोगों के फीडबैक की वो कद्र करते हैं और साथ ही बताया कि उच्चायोग स्थिति बेहतर करने के लिए क्या कदम उठा रहा है।
ब्रिटेन में भारतीय मूल के करीब 1.5 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर का किसी न किसी वजह से भारतीय उच्चायोग से काम पड़ता है। ऐसे में इंटरनेट पर मची हाय तौबा के बाद याचिकाकर्ताओं ने अब बताया है कि जल्द ही उन्हें लंदन में उच्चायुक्त के साथ बातचीत के लिए बुलाया गया है। नेहा भटनागर, BBC, लंदन। ग्लोबल इंडिया में आगे म्यूजिक में इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, पहले इतनी फिल्मों की गजलों में भी या गानों में भी इतनी जल्दी नहीं। आजकल की मौसीकी और दूसरे पहलुओं पर गजल गायक गुलाम अली से BBC की खास बातचीत। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। स्मार्टफोन से सेहत पर नजर रखने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर से लेकर इंसुलिन लेवल और एक्सरसाइज तक स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम चीजें मोबाइल से ही मापने के लिए बाजार में इस वक्त करीब 1 लाख ऐप्स हैं। हालांकि इनसे लोग खुद ही अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन यूरोपियन कमीशन के मुताबिक तेजी से बढ़ती हेल्थ ऐप्स इंडस्ट्री के कुछ नुकसान भी हैं और इस पर कुछ नियंत्रण लगाने की बात भी की जा रही है। ब्रितानी कंपनी जेनेटिक डिजिटल ने डॉक्टरों के लिए एक ऐप बनाया है। इससे डॉक्टर मरीजों को बता सकेंगे कि लिवर की बीमारियों का रिस्क कितना है। इस ऐप से चिकित्सा से जुड़े आंकड़े सभी की समझ में आ सकेंगे। अगर नारंगी बत्ती जले तो बीमारी का रिस्क कम है और अगर बत्ती लाल हो तो समझिए खतरे की घंटी है। ये कोई अकेला मेडिकल ऐप नहीं है। बाजार में हजारों ऐप हैं जिनकी मदद से लोग अपने स्वास्थ्य पर नजर रख रहे हैं। हर हफ्ते स्वास्थ्य से जुड़े कम से कम 500 ऐप बाजार में आते हैं। इनमें से अधिकतर iTunes या गूगल के ऑनलाइन स्टोर के जरिए बिकते हैं। कौन सा ऐप मरीजों के लिए अच्छा है और कौन सा खराब, ये अभी तक तो ऑनलाइन स्टोर ही तय करते हैं, लेकिन जब बाजार में इतने अधिक ऐप हों तो ये रिस्क होता ही है कि कुछ खराब ऐप भी आ जाएं जो लोगों को नुकसान पहुंचाएं। ब्रिटिश संस्था डायबिटीज यूके के टेक्नोलॉजी प्रमुख सईद डजानी डायबिटीज रोगियों को ऐप दिखाते हैं जो ब्लड शुगर का स्तर मापता है, लेकिन वो बताते हैं कि बाजार में ऐसे सैकड़ों ऐप हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक डॉक्टर के लिए ये मुश्किल स्थिति है। सब ऐप अलग चीजों को अलग अलग तरह से मापते हैं। ऐसे में कोई चिकित्सकीय फैसला करना तब तक मुश्किल हो सकता है जब तक कोई एक ही ऐप ना हो, मगर बाजार में एक ऐप हो ये भी अच्छा नहीं, या फिर ऐसा हो कि कोई समान मानदंड हो, और यूरोपीय कमीशन यही कोशिश कर रहा है। यूरोपीय आयोग का मानना है कि अधिक से अधिक मरीज अपने स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यूरोप में अगले 3 सालों में स्वास्थ्य खर्च में 140 अरब डॉलर तक की गिरावट हो सकती है। इसी कारण आयोग ऐप मेकर्स पर बहुत अधिक नियम नहीं लगाना चाहता, लेकिन गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को ध्यान में रख उसे लगता है कि कुछ जरूरी नियम बनाए भी जाने चाहिए। BBC रिपोर्ट। और अब तकनीक की दुनिया की कुछ खबरें क्लिक में। जापान में पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर शक था कि उन्होंने 3D प्रिंटिंग से बंदूक बना ली है। योशितोमो इमुरा ने कथित तौर पर अपने घर में ये बंदूक रखी थी। बंदूकों से जुड़े कानून को पहली बार 3D प्रिंटिंग से बने बंदूक पर लागू किया गया है। ये बंदूक खतरनाक होती हैं। EasyJet अब अपने विमानों पर नजर रखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करने जा रहा है। कंपनी को उम्मीद है कि अगले साल ऐसे रोबोट आ जाएंगे जो हवा में ही विमान की गड़बड़ी ठीक कर सकेंगे। इनमें लेजर और वीडियो कैमरा भी होगा जो विमान की सारी जानकारी इंजीनियरों तक पहुंचाएगा। गेमिंग को भूल जाइए, नॉर्वे की सेना ने वर्चुअल रियलिटी वाले हेडसेट ऑक्यूलस रिफ्ट का नया इस्तेमाल निकाला है। इस हेडसेट से टैंक चलाए जा सकेंगे। टैंकों पर लगा कैमरा ड्राइवर को बाहर की दुनिया की पूरी तस्वीर देगा, जिससे ड्राइवर को टैंक चलाने में मदद मिलेगी। दक्षिण कोरिया में नए किस्म के रसोई के सामान आ रहे हैं जो पूरी तरह SMS से कंट्रोल किए जा सकते हैं। वहां एक ऐसा फ्रिज बिक रहा है जो यूजर को फ्रिज के अंदर की तस्वीर मोबाइल पर भेज देता है। ग्लोबल इंडिया में अगले सप्ताह दिखाएंगे कैसे चीन में रोबोट बने बावर्ची और बैरे, और सुनाएंगे अजीबोगरीब गुमनाम हो चुके वाद्य यंत्रों के सुर। गजल गायकों की बात हो तो कई लोगों के जहन में उस्ताद गुलाम अली का नाम ही आता है। पाकिस्तानी गजल सम्राट उस्ताद गुलाम अली के दीवाने भारत या बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी हैं। वो हाल ही में लंदन में BBC स्टूडियो आए। BBC उर्दू के हमारे साथी शफी नकी जामी ने उस्ताद गुलाम अली के साथ खास बातचीत की। गुलाम अली साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया।
जी आपने बुलाया, बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप गाते हैं तसव्वुर किस चीज का होता है, कलाम का, मौसीकी का, जिनके सामने गा रहे हैं उनका, या अपनी धुन का और अपने शौक का? ये इसमें सब आ जाते हैं, सुनने वालों का भी जिक्र है, सुनाने वाले का भी जिक्र है और लफ्जों का भी जिक्र है। ये सब की फीलिंग का काम है सारा। परफेक्ट। अच्छा, पहले होता ये था कि गजलें आया करती थी, या अब जाया करती हैं। पहले गजलें आया करती थी, अब क्या गजलें वाकईतन आती हैं या गजलों की आमद कम हो गई है? नहीं, ये बात नहीं है। गजल अब भी गजल है अगर उसको सही ढंग से गाया जाए। तो अब जो ये इंटरनेट का जमाना है, लोग बटन दबाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, सुन लेते हैं, इसके बारे में कभी इसने आपको तंग किया? इसके बारे में आपने सोचा ये क्या हो रहा है? ये असल में ये हो रहा है कि जब यहाँ तक बात पहुँच जाए ना, तो फिर कहीं पर्दा नहीं रहता। पहले पर्दे के पीछे काम होता था। अच्छा। अब सब के सामने हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। अच्छा। तो उसमें ओरिजिनलिटी उतनी नहीं रहती जितनी उस काम में पर्दे में रहती है। पहले गानों से फिल्मों की शनाख्त थी, फिल्मों से गानों की शनाख्त थी। आजकल क्या हो रहा है? फिल्में गानों को लीड कर रही है या गाने फिल्मों को? असल में थोड़ा सा दुनिया जल्दी में है, तो हर काम जल्दी हो रहा है। अच्छा। जल्दी म्यूजिक में इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। पहले इतनी फिल्मों की गजलों में भी या गानों में भी इतनी जल्दी नहीं थी। अच्छा। तो आराम से आदमी सोच कर बनाता था, लफ्ज बहुत अच्छे होते थे। आजकल कई दफा ऐसे अल्फाज भी आ रहे हैं जो गालियों से भी मुंसलिक हैं। मसलन मैं सुनता हूँ, कभी मुझे याद नहीं रहता। मैंने कभी जिंदगी में गाया नहीं ऐसा। अच्छा। मैं तो बड़े शायरों की कम से कम 200 शायर को तो मैंने गाया हुआ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, खुद अगर मैं इतने बड़े गजल की गायकी के बेताज बादशाह से पूछूं कि आपको कौन पसंद है, तो कौन है आपका इंतखाब गायकी में? मेरी पसंद में तो ऐसे लोग हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, जिनसे मैंने सीखा भी है गाना, लेकिन वो मेरे उस्ताद थे। तकरीबन म्यूजिक की दुनिया में बहुत बड़ा नाम। और आमिर खान साहब, उनके बाद फिर गजल की फील्ड में उस्ताद बरकत अली खान साहब, जो बड़े गुलाम अली खान साहब के भाई, वो भी मेरे उस्ताद, जिनसे मैंने देख के गजल से इंस्पायर हुआ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बड़ी जाती सी चीज जो लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, किसी डिश में, किसी खाने में आपकी दिलचस्पी है? सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद? सादगी। सादा खाना। कभी गुलाम अली ने इश्क किया? बिल्कुल, इश्क के बगैर क्या हो सकता है? कभी गलियों में सीटी बजाई? ये नहीं है कि इश्क सिर्फ कोई किसी खातून से हो सकता, नहीं, ऐसे लोगों को भी हो सकता है जो बहुत प्यार करते हैं। अता जैसे उस्ताद, जैसे माँ बाप, जैसे कोई ऐसी खातून में जो गाने को प्यार करता हो, उससे उन ऐसे लोगों से हो सकता है। तो मतलब ये कि गुलाम अली ने, इस वक्त मानो या ना मानो, गुलाम अली ने सीटियां नहीं बजाई गली में, कॉपी में किताब में फूल नहीं सुखाए, से सारा कुछ होता गया। सारा। गुलाम अली साहब, आप यहाँ पर बीबीसी में तशरीफ लाए, हमसे बात की, बहुत अपने सब फैंस को, चाहने वालों को मैं बहुत सलाम अर्ज करता हूँ। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रानेट ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग रोधक सीमेंट।